हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉ के इस सेगमेंट के अंदर, जहां पे हम लोग मेंस के एग्जाम ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए क्या करने वाले हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजों को डीरेजू करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एवरीथिंग इज क्लियर, मेरी आवाज आप लोगों को एकदम अच्छे से आ रही होगी और साथ ही साथ में जो जरूरी बातें हैं वो भी हम लोग क्या कर पाएंगे, डिस्कस है जो कर पाएंगे, समझ है जो पाएंगे। देखिए, इतना अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, एग्जाम के अंदर सवाल को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज होता है कि सवाल किस कैटेगरी का है, नंबर वन। नंबर टू, ये बेरेक्ट के किस एंगल से पूछा गया है या जजमेंट के कॉन्सेप्ट से डेराइव्ड हो रखा है। फिर अकॉर्डिंगली उसका कंटेंट रिकॉल करना, अपने मस्तिष्क के अंदर जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में रिलेवेंट प्रोविजन और रिलेवेंट प्रोविजन में लिखे गए कंटेंट को रिकॉल करना, यह हमारे लिए दूसरा चैलेंज है जो होता है। फिर हमारे लिए तीसरा चैलेंज होता है कि जो कंटेंट रिकॉल कर दिया है ना अपने माइंड के अंदर, उस कंटेंट को आंसर शीट के अंदर लिखना। तो लिखने में पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये कई सारी बातें जो है ना हमें क्या करनी पड़ती है, वन बाय वन है जो समझनी पड़ती है, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ना, जब तक एक माइंडसेट ना तैयार हो जाए, तो हम लोग एक कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आपको शायद याद हो तो प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को क्रिमिनल कैटेगरी यानी कि क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस का एक सेगमेंट डील करवाया था कि वहां पे स्टेप 1 कैसे होता है, स्टेप 2 क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो हमने 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज शुरुआत के अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल सिविल प्रोसीजर के ले रहा हूं और आप ये ऑब्जर्व करना कि सिविल प्रोसीजर के अंदर इसको अपन स्टेप 1 स्टेप 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, सीपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इनमें प्रोसीजर बेस्ड सवाल जो है वो कौन कौन से पूछे जा सकता है। ठीक है, तो एक तो काम हम ये करेंगे और दूसरा जो हम डील करने वाले हैं वो ये है कि आज मैं आपको इसका अगला जो एक और कैटेगरी है वो एक्सप्लेन है जो करने वाला हूं। 6th कैटेगरी जो आपके बीच में आने वाली है ना। एक कैटेगरी मैंने स्किप कर रखा है, 6th कैटेगरी जो है आपके बीच में आएगा, जो कि एग्जाम के अंदर मेंस पेपर में आपसे पूछा जाता है। चलो भाई, तो बिना देरी के सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं और रैंडमली आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बेरेक्ट ये रहा स्क्रीन पर। अब देखो, अब संविधान का ये हमारे पास में बेरेक्ट, आपको पता है संविधान के टॉपिक के अंदर प्रोसीजर के कई सारे सवाल बनते हैं। जैसे अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो वो भी एक प्रोसीजर है कि कोई भी बिल जो है वो किस तरीके से पास है जो किया जाता है। प्रेसिडेंट को रिमूव करना है उसके पोस्ट से, महाभियोग चलाना, इम्पीचमेंट, ये भी एक प्रोसीजर है। इसके अलावा अगर बात करें अपन, तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑर्डिनेंस पास करना है, ये भी एक प्रोसीजर का पार्ट है जो हो गया, है ना। तो ऐसे कर सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल, ये भी प्रोसीजर का पार्ट है जो हो गया। सो देयर आर वेरियस प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कौन कौन से एग्जाम्पल बताए मैंने आप लोगों को, देखिए वो एग्जाम्पल वापस आपके सामने स्क्रीन पर लिख लेता हूं। तो जैसे कि आपके सामने क्या आ गया कि प्रेसिडेंट को हमें रिमूव करना है, तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट पूरी की पूरी एक प्रोसीजर है आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। दूसरा, कोई भी बिल है जो पास करना यानी कि लेजिस्लेशन, तो ये भी क्या है, एक प्रोसीजर का पार्ट है। ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसीजर, जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है वो भी क्या है, प्रोसीजर का पार्ट है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल, ये भी क्या है, एक प्रोसीजर का पार्ट है। यानी कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मोटा मोटी रूप से अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, तो आपको लगभग 10 से 15 ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो कि क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सेगमेंट को डील है जो करते हैं प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन के लिए। प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन के लिए देखो, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं, सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रोसीजर के बारे में क्या करते हैं, डील है जो करता है। आज एक एग्जांपल उसी का ले रहा हूं। जैसे रैंडमली मैं यहां पे स्विच कर रहा हूं, संविधान के अंदर एक प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसीजर, सॉरी अमेंडमेंट प्रोसीजर। ऑर्डिनेंस मेकिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। अब जैसे ये आर्टिकल है, एक सिंगल आर्टिकल 368, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास में मेंस एग्जाम की ये बुकलेट है तो आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक उठाना और देखना कि अमेंडमेंट की प्रोसीजर को अलग अलग स्टेट जुडिशरी में कितनी बार पूछा गया। ये सवाल रिकरिंग रिपीटेटिव नेचर का है जो होता है ना। तो आज उसी का एग्जाम्पल आपके सामने कि अगर ये हमसे पूछा जाए
कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एज टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन सवाल आपसे पूछ लिया गया, संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया को क्या समझाइए, तो उसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1, देखो ये इतना फेमस आर्टिकल है कि ये तो तय है कि आपको आर्टिकल नंबर तो याद आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो याद आने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है वो है इस आर्टिकल का कंटेंट। ठीक, कैसे, देखिए तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, 368 के तहत अलग अलग आपको 5 क्लॉज है जो मेंशन कर रखा है। अब बाकी के क्लॉज में आप दिमाग मत लगाओ, आपके लिए जो प्रोसीजर का जो सेगमेंट है, मतलब ये जो नीचे मेंशन कर रखा है ना कि कोई भी अमेंडमेंट इस तरीके से जो नहीं होना चाहिए, नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, सो एंड सो, जो क्या करे शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन वगैरह, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना। ये क्या है, ये स्पेशल प्रोविजन है, जब तक एग्जाम के अंदर ना पूछा जाए तब तक किसी भी सेक्शन का, किसी भी आर्टिकल का स्पेशल प्रोविजन नहीं लिखना है, जनरल बात ही समझानी है। इन्होंने हमें सवाल में क्या पूछा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। इन्होंने एग्जाम के अंदर हमसे क्या पूछा कि भाई प्रोसीजर को एक्सप्लेन करो, तो बस प्रोसीजर तक ही खुद को कन्फाइन रखना है, क्योंकि देखो जरूरत से ज्यादा लिखने के कोई एक्स्ट्रा नंबर तो मिलने वाले हैं नहीं। आप इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना, जितना चाहिए था उससे अगर आपने ज्यादा लिख भी दिया तो इसका कोई एडिशनल बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जुडिशरी का एग्जाम है, ये कोई हमारा एलएलबी का पेपर तो है। एलएलबी का पेपर होता तो वहां जितने ज्यादा लिखते हैं, जितने ज्यादा पेजेस भरते हैं, वहां पे नंबर मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए रिलेवेंट लिखना है, क्योंकि आप टाइम बाउंडेशन के अंदर बंधे हो। अगर आपने किसी भी सवाल के आंसर को ज्यादा एग्जैगरेट किया तो वो कहीं न कहीं आपके लिए क्या करेगा, हार्मफुल है जो होगा किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसका टाइम फिर उसमें है जो वेस्ट हो जाएगा। तो अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये जो है ना क्लॉज 4 और क्लॉज 5, ये एक तरीके से, और इनफैक्ट क्लॉज आपका 13 ये थर्ड भी, ये तीनों जो है वो स्पेशल प्रोविजन है। ये क्या कह रहा है कि भाई आर्टिकल 13 में कोई भी बात यहाँ पे लागू नहीं होगी वगैरह वगैरह। एक्स्ट्रा प्रोविजन लिखो तब जब आपके पास समय हो या फिर आपके लिखने की स्पीड फास्ट हो। ओके, बाकी आपके प्रोसीजर के सेगमेंट के अंदर ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है जो आता है। तो देखो पता है सबसे पहले मैंने क्या किया कि रिलेवेंट प्रोविजन में से जो काम की चीज है उसको मैंने चूज किया। तो 5 मेरे पास में अलग अलग पॉइंट है जो आ रखे हैं, इनमें से मुझे क्या करना था, मुझे मेरे काम के सिर्फ 2 ही क्लॉज है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। ओके, अब देखो एक और मजेदार बात, अगर मैं और स्पेसिफिक बात करूं ना तो क्लॉज 1 भी मेरे काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है आप खुद देखना। सवाल ने क्या पूछा है, प्रोसीजर बतानी है। ठीक है, सवाल ने पावर के बारे में कहीं पे जिक्र नहीं कर रखा है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, तो पार्लियामेंट के पास में क्या है, पावर है। क्या पावर है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है बाय एडिशन, वेरिएशन, रिपील। अब देखो ये ना, ये सब्सटेंटिव प्रोविजन, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका नेचर कैसा है, क्लॉज 1 का, क्लॉज 1 का जो नेचर है वो सब्सटेंटिव है। क्या है, सब्सटेंटिव। ठीक है, और जो प्रोसीजर की सवाल बात पूछा गया तो वो तो सिर्फ और सिर्फ क्लॉज 2 में आ रहा है। मतलब एग्जाम के लिए रिलेवेंट जो पार्ट है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्लॉज 2 है, क्लॉज 1 भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्लॉज 1 को एक सिंगल लाइन में जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोसीजर बात कही जाती है ना, तो प्रोसीजर बाद में अगर किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी संस्थान को, किसी भी पर्सन को अगर कोई स्पेशल पावर दे रखी है तो हमें उस स्पेशल पावर का जिक्र करना चाहिए। जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो अब वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रक्रिया एक अलग चीज है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का होना एक अलग चीज है। तो अमेंडमेंट कौन कर सकता है ये एक अलग सवाल है, अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है ये एक अलग सवाल है ना। तो हमें क्लॉज 1 को भी क्या करना है कि एक इस तरीके से मेंशन करना है कि वो हमारे आंसर के अंदर रिलेट है जो किया जा सके। तो पता है क्लॉज 1 को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, देखो यहां पर इसका सवाल का ये रहा क्वेश्चन हमारे बीच में, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर as to amendment in Constitution of India। ये क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, आंसर आ जाता है। यहां पर पता है सीधा ही अपन क्या आंसर लिखेंगे कि by virtue of article 368 of Constitution,
368 of Constitution of India, Parliament may amend the Constitution in following manner by addition. क्या क्या शब्द लिखे हुए थे? एडिशन, वेरिएशन, रिपील. एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन. अब पता है क्या हुआ? अब इसके अंदर मैंने 368 के क्लॉज 1 का भी जिक्र कर दिया और 368 क्लॉज 2 के लिए बैकग्राउंड भी तैयार कर दिया. मतलब कि अनुच्छेद 368 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास ये अधिकार है. संसद क्या कर सकती है? निम्न तरीके से संविधान का संशोधन कर सकती है. कैसे? किसी भी चीज को जोड़ के, उसमें बदलाव करके, या उसको जो है एक तरीके से रिपील करके, हटा के. अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? स्टेप 1 वगैरह, स्टेप 2 ऐसे मेंशन कर सकता हूं. स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा. तो हमें इसका आंसर इस वे के अंदर हमने मेंशन कर दिया. अब आपके पास में जो मेन आंसर है वो तो कौन सा है? मेन आंसर ये है क्लॉज 2 में जो दे रखा है. देखो, रिलेवेंट चीज को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक कंटेंट नहीं आएगा. और एक चीज गांठ बांध लीजिए. कौन सी चीज? अगर दिमाग के पास कंटेंट है तो हाथ लिखने से नहीं रुकेगा. ठीक है? माइंड के अंदर कंटेंट रिकॉल हो रहा है ना, तो हमारा हाथ लिखने से नहीं रुकेगा. अब यहां पर क्या चीज है? देखो, An amendment of Constitution may be initiated only by the introduction of a bill. तो सबसे पहला कीवर्ड क्या होता है कि आपको बिल इनिशिएट करना पड़ता है. ठीक है? कौन इनिशिएट करेगा? ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. दूसरा कीवर्ड कौन सा है? ईदर हाउस. पहला क्या है? अमेंडमेंट का बिल इनिशिएट करना पड़ेगा. कौन करेगा? दोनों में से कोई भी सदन है जो कर सकता है. लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा भी कर सकता है. और जब एक हाउस से, व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस, हर एक हाउस में जब बिल जो है पास हो जाए, ठीक है, ईच हाउस से पास होना चाहिए, मेजॉरिटी चाहिएगी. मेजॉरिटी क्या लिखी हुई है? टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस, और साथ ही साथ में 2/3 सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो ये पहला कीवर्ड आ गया, ये याद होना चाहिए. नंबर 1 एक बिल इनिशिएट करना है. दूसरा क्या है? कोई भी हाउस है जो बिल इनिशिएट कर सकता है. तीसरा, मेजॉरिटी के साथ पास है जो होना चाहिए. ये 3 बातें आ गई. फिर चौथा क्या आ जाएगा? फिर उसको अपन प्रेसिडेंट को भेजेंगे. तो चौथा कीवर्ड हो गया प्रेसिडेंट. अब आप समझना मैं कीवर्ड आपको क्यों बता रहा हूं. अभी 2 मिनट के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है? तो यहां पर फिर ये 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स हो गए. मतलब, और पांचवा क्या दे रखा है? पांचवा दे रखा है क्या कि अगर ये वाले ABCDE पॉइंट है जो बनते हैं तो फिर रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर. ये है पांचवा पॉइंट. यानी कि अगर मेरे को अमेंडमेंट की प्रक्रिया समझानी है तो मुझे 5 पॉइंट का जिक्र करना पड़ेगा. 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहले अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया जाएगा. किसके द्वारा लाया जाएगा? आइदर हाउस. दोनों में से कोई भी हाउस है जो लेके आ सकता है. ठीक है? और फिर हर हाउस में से मेजॉरिटी के साथ उसको क्या करना है? पास है जो करना है. मेजॉरिटी के साथ पास करने के बाद में फिर इसको अपन प्रेसिडेंट के द्वारा रेटिफिकेशन के लिए भेजेंगे. और अगर वो 5 स्पेशल पॉइंट कवर होते हैं तो हाफ ऑफ स्टेट्स के द्वारा रेटिफाई भी करना पड़ेगा. तो हाफ ऑफ स्टेट्स. अब ये 5 पॉइंट, ये मेरे को ऐसे लिखने नहीं कि मैं 5 बिंदु मेंशन कर दूं मेरा काम हो गया. नहीं, ये 5 तो वो कीवर्ड है जो मेंस एग्जाम में आपका माइंड रिकॉल करेगा. 1 2 3 4 5. पहला पॉइंट, अमेंडमेंट बिल ओरिजिनेट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा किसी भी हाउस के द्वारा, इधर हाउस. दूसरा पॉइंट हो गया, दोनों में से कोई भी हाउस कर सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा कर सकती है या सिर्फ राज्यसभा कर सकती है. तीसरा, मेजॉरिटी चाहिए. अब मेजॉरिटी के अंदर एब्सोल्यूट प्लस 2/3 सिंपल चाहिए. मेजॉरिटी कैसी कि भाई, एक तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ की मेंबर्स की मेजॉरिटी, और प्लस क्या चाहिए? 2/3. सिंपल का मतलब होता है मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. आई थिंक ये लॉजिक आप लोगों को पता होगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, और इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है. ठीक है? फिर प्रेसिडेंट का असेंट, और 5वां पॉइंट क्या है? हाफ ऑफ द स्टेट के द्वारा रेटिफिकेशन.
अब ये 5 पॉइंट माइंड है ना, तो आप बैक टू बैक क्या कर सकते हो, चीजों को स्टार्ट है जो कर सकते हो। जैसे स्टेप 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेप 1 होगा कि अमेंडमेंट बिल will be initiated by either of हाउसेस। ठीक है, दोनों में से कोई भी जो हाउस है वो क्या करेगा, इसको इनिशिएट है जो करेगा। ठीक है, दूसरा ईच हाउस, स्टेप 2 क्या हो गया, ईच हाउस जो है विल पास या शैल पास, will pass the bill with majority of total membership and majority of members present and voted, फिर स्टेप 3, अब स्टेप 3 में केयरफुल रहना है, यहां पे प्रेसिडेंट का रोल बाद में आएगा। अ बिल सो पास्ड, अब ये जो बिल आपने इस तरीके से पास किया हुआ है, अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, ये सिर्फ क्या थे, रिकॉलिंग पॉइंट थे कि भाई हमें कुछ किस तरीके से क्या करना है, रिकॉल है जो करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या पॉइंट आ जाएगा आपके बीच में, स्टेप 3, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 3, a bill so passed shall be ratified, अनुसमर्थन बोलते हैं इसको, shall be ratified by at least half of the state legislatures, ठीक है, in following cases, if the bill involved, अब यहां पे आपके वो 5 पॉइंट है, ABCDE, है ना। अब ये 5 पॉइंट आ जाएंगे जो आपको उसमें क्लॉज 3 में दे रखे हैं। ठीक है, फिर ये हो जाता है तो स्टेप 4, प्रेसिडेंट बिल को अपन क्या करेंगे, बिल शैल बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट, और फिर लास्ट में लिखना वंस द असेंट, जैसे ही असेंट है जो मिल जाती है, ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट, द अमेंडमेंट शैल बी इफेक्टिव एज पर द डेट नोटिफाइड। तो जो भी डेट नोटिफाई की जाएगी या की रखी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, इसको मैं हिंदी में बता देता हूं। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के तहत संसद क्या कर सकती है, जोड़ के या इस तरीके से बदलाव करके या फिर इसको हटा के संविधान के संशोधन है जो कर सकती है। नंबर 1 पहला क्या होता है कि किसी भी सदन के द्वारा जो है वो बिल क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। उसके बाद हर हाउस क्या करेगा, उस बिल को कुल सदस्यता और साथ ही साथ में जो सदस्य उपस्थित और जो मतदान कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी के साथ में उसको क्या करेंगे, पास है जो करेंगे। अगर इस बिल में 5 में से कोई भी फैक्ट कंटेंट इन्वॉल्व है तो उस बिल को राज्य विधानसभाओं के पास भेजा जाएगा और कम से कम आधे से ज्यादा राज्यसभाओं के द्वारा जो है राज्य के विधानमंडल के द्वारा बिल है जो पास होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय के पास में उस बिल को स्वीकृति सम्मति के लिए जो भेजेंगे। अब ये 5 स्टेप्स जो हो गए, 1 2 3 4। अब आप देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो इस बात को डिफरेंशिएट करने की है कि 368 में कैसे लिखा हुआ है और हमने उसको एग्जाम के अंदर कैसे प्रेजेंट है जो कर रखा है। देखो बातें लगभग हमने वही कवर की है, लेकिन ये क्या हो गया, आसान तरीका हो गया। अपने मस्तिष्क से एक चीज निकाल दीजिए और वो चीज ये है कि हम बैरेक्ट में लिखी बात को एज इट इज उसी फॉर्मेट में नहीं लिख सकते।
हमें क्या करना चाहिए, हमें उन कीवर्ड पे फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना। तो अब 368 के अंदर जितने भी कीवर्ड है, देखो क्या ये वर्ड हमने यूज किया, यस। क्या ये वर्ड यूज किया, इधर हाउस, यस। मेजॉरिटी यूज किया, यस 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 यस। और स्टेट रेटिफाइड, ये वर्ड आपके आंसर में होना जरूरी है। और साथ ही साथ में अगर ये वाले पॉइंट आता है, अच्छा पता है ये जो प्रोविजो है इसका तो सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द केसेस इन विच एनी अमेंडमेंट बिल मस्ट बी रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। वो कौन से मामले हैं जहां पे राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी संशोधन बिल जो है वो अनुसमर्थित होना चाहिए। तो ये 5 मामले, ये आपके 54, 55, 73 जो प्रेसिडेंट और गवर्नर से जुड़े हुए, ये आपके पार्ट चैप्टर 4 पार्ट 5 ये आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ, 7th शेड्यूल ये आपके से जुड़ा। देखो मैं लिख लेता हूं यहां पर, आपको याद रहे नहीं रहे कीवर्ड बता देता हूं। प्रेसिडेंट गवर्नर से जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ, आपके 7th शेड्यूल जो लेजिस्लेटिव पावर दे रखा है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, रिप्रेजेंट स्टेट इसको बोला जाता है शेड्यूल नंबर 4 जो कि आपके काउंसिल ऑफ स्टेट से कनेक्टेड है, वहां से कनेक्टेड, या फिर आर्टिकल 368 खुद अपने आप में। तो ये जो 5 बातें आपको दे रखी है अकॉर्डिंगली वहां पर आप क्या कर सकते हो, मेंशन है जो कर सकते हो, राइट। कि अगर उससे जुड़ा एग्जैक्टली आपको आर्टिकल नंबर याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। अगेन वापस मुद्दे पर आ जाता हूं, हमसे क्या पूछा गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एज टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने भी सिर्फ एक चीज का ध्यान रखा, सबसे पहले क्या किया, जो भी रिलेवेंट प्रोविजन है उनमें से कितना लिखना है ये डिसाइड किया, करेक्ट। अब आप देख पा रहे हो मेरे इस आंसर में मैंने आपकी क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसकी जो आवश्यकता है वो नहीं थी बस। और लेकिन एक भी कीवर्ड जो जरूरी था वो हमने नहीं छोड़ा। अच्छा देखो इसको मैंने ऐसे भी डिवाइड नहीं किया, 368 का 1 क्या कहता है, 368 का 2 क्या कहता है, नहीं ये मत करना, उल्टे आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे उस समय। क्योंकि देखो आप लोगों के सिलेबस में इतने सारे कानून हैं, सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर आपको याद रह रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। मतलब फिर हम ज्यादा उसकी गहराई में चले गए ना कि भाई ये पॉइंट भी देख लूं वो पॉइंट भी देख लूं ना, वो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इससे बढ़िया 368 को ध्यान में रखूं। तो देखो आपको मैं ना कुछ पॉइंट जो बता रहा हूं याद रखना। सबसे पहले मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ टिप्स, खासकर जब आप प्रोसीजर वाला सवाल डील करो। देखो ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, ये प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसके बारे में। तो मेंस एग्जाम के अंदर जब आप प्रोसीजर बेस्ड कोई भी सेगमेंट डील करते हो, प्रोसीजर बेस्ड किसी भी क्वेश्चंस को डील करते हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर 1, रिलेवेंट पोर्शन फाइंड आउट करो। रिलेवेंट पोर्शंस को क्या करो, एक तरीके से माइंड के अंदर क्लिक करो, टिक करो कि भाई इतना मेरे को लिखना है। अच्छा देखो ये ना, ये लास्ट मोमेंट में नहीं होगा, आपने पहले से माइंड में प्लानिंग कर रखी है कि यार ये सवाल आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो ही कर पाओगे। प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रीलिम्स में आपने कॉन्सेप्ट समझ के रखा है, आपने ज्यादा आंसर पे दिमाग नहीं लगाया, फिर भी एग्जाम के अंदर चीज आ गई तो आप उसको टिक कर सकते हो। मेंस के अंदर तो सारा खेल सोचने का है, रिकॉलिंग करने का है ना। तो हम पहले से अगर प्लान करके जाएंगे ना कि ये 368 का सवाल आया तो मैं इसको ऐसे डील करूंगा, तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। तो रिलेवेंट पोर्शन कौन सा टिक करना है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, दैट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। अच्छा दूसरा ये है कि कोशिश ये करो कि जितने भी प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस है ना, उनको उनके कीवर्ड्स को बेरेक्ट में एक बार आप मार्किंग कर लो। कीवर्ड्स को क्या कर लो, इस तरीके से बेरेक्ट में मार्क करते हुए चलो। आपको पता है जब हम जुडिशरी की रेगुलर क्लास को डील करता है तो वहां तो मेन मेरा फंडा यही रहता है कि जो जो रिलेवेंट कीवर्ड है मैं साथ ही साथ में स्टूडेंट को बेरेक्ट में लिखवाते हुए चलूं, लेफ्ट या राइट में, ताकि जब वो मेंस के एग्जाम के अंदर आ जाता है तो उसको उस वे के अंदर डील एचो कर सके। ठीक है, तो कीवर्ड जो है हमारा ये टारगेट है कि कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड के अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम होना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि आप जो सेंटेंस फ्रेम करोगे ना, सेंटेंस मस्ट बी फ्रेम अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स, मस्ट बी फ्रेम अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स। और चौथा बात होता है वो होता है सीक्वेंस का, मतलब कीवर्ड को भी हमें सीक्वेंस में रखना है। अब आप सोचो, अब यहां पर गलती से मैं प्रेसिडेंट असेंट वाली बात पहले लिख दूं तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? प्रेसिडेंट की असेंट तो आखिरी में आएगी। अच्छा, राज्य वाली बात अगर मैं पहले लिख दूं तो स्टेप 3 को पहले स्टेप 2 में लेके आ जाऊं तो, कि पहले जो है आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडल क्या कर देंगे, उसको अप्रूव करेंगे, और उसके बाद में जो है क्या होगा, पार्लियामेंट उसको पास करेगी। ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सीक्वेंस, क्रम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, दैट्स मैटर अ लॉट। तो इसलिए सीक्वेंस वाला पॉइंट, क्रम वाला पॉइंट, ये 4 बिंदु आपको कभी भी प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस को डील करते समय ध्यान रखने हैं। बात समझ में आई? ओके। देखो, हमें मेंस को है ना हल्के में नहीं लेना है, हमें अपना सब कुछ झोंक देना है इसके ऊपर। प्रीलिम्स के अंदर एक कैंडिडेट अगर क्वालिफाई हो रखा है तो वो 90% अपने जैसे कॉम्पिटिटर को साइड में रख चुका है, 90%। अब आपकी जो लड़ाई है वो 10-15% लोगों के बीच में है, 85-95% लोग फिल्टर हो चुके हैं। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप गलती कर जाते हो, किस बात की गलती कर जाते हो कि आंसर जो है वो इफेक्टिव कैसे लिखा जाए, कंटेंट को रिकॉल किस तरीके से किया जाए, तो ये कोई छोटी गलती नहीं होगी, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और इस बात को मत भूलना, मेंस आपके हाथ में है, इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है। इंटरव्यू किस्मत का खेल है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इंटरव्यू के नंबर भी हमको मेंस में से लेकर आने हैं, ताकि आप किस्मत के भरोसे नहीं रहो, है ना। ये बहुत जरूरी है। तो इस पैटर्न को दिमाग में सेट करो और अकॉर्डिंगली इस चीजों को ऑब्जर्व करो। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आंसर राइटिंग इस पैटर्न से हमें फॉलो है जो करनी है। मैंने साथ ही साथ में बेरेट भी आपको इसलिए समझाया ताकि आप जब सेल्फ स्टडी भी करो ना तो अकॉर्डिंगली चीजों को ध्यान रख सको। और इनफैक्ट आपके जो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने आपको पहले भी कह रखा है, वापस कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य सिलेबस कवर कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको इस तरीके की प्रैक्टिस कराना। और इसीलिए मैं आपको बैक टू बैक जो है 1 बाय 1 क्या कर रहा हूं, इन प्रोसीजर को डील करवा रहा हूं। चलिए जी, आज आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, तो ये होमवर्क आप लोग क्या करेंगे, डील जो करके आएंगे। रेडी हो? चलो, आज आपका होमवर्क ये है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, और बकायदा ये होमवर्क करके ध्यान रखना, मेरे को @तनसुख सर पे भेजना, मैं वेरीफाई करना चाहूंगा कैसा लिखा है कैसा नहीं लिखा है, एकदम बढ़िया हैंडराइटिंग के अंदर। ऐसा नहीं कि मतलब वो जो है फटाफट फटाफट घास काटने के चक्कर में ना। देखो, आपके लिए होमवर्क है कुछ इस तरीके से। नंबर 1, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, एक पॉइंट। नंबर 2, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 2। नंबर 3, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है। नंबर 3, ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसीजर। आपको मैं 5 सवाल दे रहा हूं, ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसीजर, जैसे ये क्लास खत्म होती है पढ़ जाओ उसके पीछे, ठीक है। जो जो संबंधित आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 61, आर्टिकल 67, आर्टिकल 124, साथ साथ आर्टिकल आपके 123, है ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी, प्रेसिडेंट को लेकर, ठीक। एक ये वाला मामला, ठीक है। एक सवाल इसमें आप और ऐड ऑन कर दीजिए, जो कि आपके किससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं इसको, जहां पे आपके दोनों चीजें साथ साथ में डन है जो की जा सके। इसमें आप एक ऐड ऑन कर दो, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को लेजिस्लेट करने की पावर, ऑर्डिनरी बिल हाउ टू पास, ठीक है। तो ये आपके 5 सवाल है। आप पुराने पेपर्स में देखोगे वहां पर भी सेम सेगमेंट आपको दिखाई देगा। तो जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया है उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, इन 5 सवालों का आंसर राइटिंग है जो करेंगे। अच्छा, मैं नंबर बता देता हूं। हर एक सवाल जो है वो 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन कितने का है, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो है ये है अपने आप में, ठीक। अच्छा, एक और चीज, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के तहत जो है मैं
आप लोगों को एक प्री मार्जिन छोड़ी हुई आंसर शीट है जो अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है, आपकी उस प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें क्वेश्चंस होगा, फिर एक मार्जिन छोड़ा हुआ होगा, और उस मार्जिन के अंदर आपको क्या करना है, अपना आंसर है जो लिखना है। ओके, तो अगर आपने मुझे नहीं पता आप में से देखो कौन कौन से कैंडिडेट ने किससे सब्सक्राइब कर रखा है, या जिससे मैं सब्सक्राइब उसमें क्या पॉलिसी है, आप एक बार टीम से बात करिएगा इस रिगार्डिंग। और वो जो आपका मेंस का जो एक तरीके से स्टडी मटेरियल का सेगमेंट है, उसके साथ एक ये भी चीज आएगी, उसको बढ़िया से क्या करना, डीलेजो करना, ठीक है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। नहीं तो फिर आप उसको टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या कर सकते हैं, डीलेजो कर सकते हैं। कहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, लिंकिंग ऐप की जरिए बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये चीज आपको क्या करेंगे, अच्छे से डीलेजो करना है। एक और चीज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल करवाऊं, जो रैपिड सेगमेंट आप लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी करते समय ऑब्जर्व किया था ना, वो सारा का सारा सेगमेंट मैं आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि अगर आपने कोई भी टॉपिक प्रीलिम्स एग्जाम में ढंग से नहीं पढ़ा और आपको लगता है कि अभी थोड़ा समय है आपके पास में, तो आप उसको डील कर सकें, ठीक है। उसका भी एक्सेस आपके इस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मैं करवा देता हूं। बढ़िया से तैयारी करो यार, बढ़िया से तैयारी करो, है ना। जिंदगी के अंदर सफलता हासिल करने का मजा ही कुछ और होता है। दुनिया को जवाब देने के लिए यही बिल्कुल सही समय है, ठीक है। इसलिए 1% भी आलस मत दिखाना, 1% भी आलस है जो नहीं दिखाना है। दिस इज द राइट टाइम टू क्रैक समथिंग, ओके। और इसके लिए मुझसे जितना बन सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प हमेशा करता रहूंगा। और बस ये है कि आप, है ना, जो भी मैं आपको डायरेक्शन देता हूं उनको फॉलो करते हुए जाओ। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद नजरिया अलग होगा, जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे जजमेंट राइटिंग का पोर्शन है, तो जजमेंट राइटिंग का पोर्शन ऑर्डर नंबर 20, BNSS का चैप्टर नंबर 29, आखिर उनसे निकलता है। तो जो जो रिलेवेंट प्रोविजन है वो भी हम डील कर लेंगे आसानी से, कोई इसमें कोई बड़ा दिक्कत है जो आप लोगों को नहीं आने दूंगा मैं। लेकिन बस इतना जरूर चाहता हूं कि डेली बेसिस पर आपका जो प्रिपरेशन है वो मूव ऑन होते रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके जी। चलिए, और अगर आप लोग किसी कारण से एक ग्रुप बना हुआ है जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम वाला ग्रुप, अगर आप सब्सक्राइब कैंडिडेट हैं और उसमें से ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप टीम को मैसेज डालिएगा 9887746465। तो आपको क्या है, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। उसमें क्या है, टू द पॉइंट कुछ डायरेक्ट बातचीत भी है जो हो जाती है, और साथ ही साथ के अंदर जो है आप लोग अपना ये जो कंटेंट आपको मैंने दे रखा है उसका भी पूरा फायदा उठाओ। मेडिटेशन टेक्निक बहुत काम की है, जितना क्लास में होता है, जितना क्लास का होमवर्क उसको भी डील करो, और साथ ही साथ में उस मेडिटेटिव कॉन्सेप्ट को भी साथ में लेकर चलो, ठीक है जी। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक ये होमवर्क आप कंप्लीट करके लाएंगे। ओके जी, टेक केयर। ये होमवर्क मैंने आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी शेयर कर दिया है, ठीक है ना। और अगला जो हम पार्ट डील करेंगे, मैं आपको एडवांस में नोटिस दे देता हूं कि अगला मैं क्या समझा रहा हूं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको लिस्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो डील करवाऊंगा। आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, उनमें से लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और वो आपके लिए किस तरीके से बोनस का काम कर सकते हैं, दैट वी विल डू, ओके जी। कॉन्फिडेंस मेरी आंखों में भी है और आपके पास में भी है, मिलकर करते हैं तैयारी। ऑल द बेस्ट। चलो जी, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।